गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एक रात में बन गया था। सिर्फ रात में लोगों ने उठा और बोला कि हाँ कल से ये नियम लागू हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सालों का समझिए कि स्ट्रगल के बाद बना है। क्या था वो स्ट्रगल, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें इस पूरी वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे इंडिया में अंग्रेज कैसे घुस, बस नॉर्मली एक बात करेंगे कि ये लोग कैसे है, लेकिन इस पर डिटेल में वीडियो बात की गई है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उससे मैंने इसमें डिटेल में बात किया है कि यूरोपियन कंपनी इंडिया में कैसे आई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग समझेंगे इंडिया इतना डिवाइडेड क्यों था, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। ये 3 टॉपिक से हम लोग पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर घटना घट रही थी इंडिया के अंदर। होता क्या है देखो, कहानी की तरह समझो। आज से लगभग बहुत सालों पहले अंग्रेज भारत में आए थे। अंग्रेजों ने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला राजा से, बादशाह से कि देखो बादशाह, हम ना यहाँ पर व्यापार करना है, बिजनेस करेंगे और कुछ भी इंटरफेयर कहीं कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वो सिर्फ बिजनेस करेंगे। तो राजा ने बोला ठीक है बिजनेस करो, हमको टैक्स तुम देना, तुम बिजनेस करो। अब ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस से क्या करते हैं, बिजनेस से सत्ता अपने हाथ में लेने लगते हैं। सत्ता का मतलब क्या हुआ, सत्ता का मतलब ये हुआ अब ये लोग राजा बनाने लगे, पूरा गवर्न करने लगे, वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से चलाने लगे। अब बोले सर ऐसे कैसे हो जाएगा, कोई भी कंपनी आएगा ऐसे कैसे कर लेगा। ऐसा हुआ था, इंडिया में लोग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड का मतलब हुआ अंग्रेज आते थे, बोलते थे कि देखो तुमको राजा बनना है, हाँ हाँ मुझे राजा बनना है, ठीक है चलो एक काम करो, मेरा साथ दो, तुमको हम राजा बनेंगे। तुमको क्या बनना है, हाँ तो हमको नेता बनना है, ठीक है तुमको नेता बनेंगे। तुमको क्या बनना है, हमको नवाब बनना है, ठीक है हम तुमको नवाब बनेंगे। मतलब ये था कि ब्रिटिशर समझ चुके थे कि इंडिया के लोगों को क्या है, सिर्फ लालच दो और वो तुरंत आ जाएंगे। उस टाइम ऐसे ऐसे लोग थे। अब हुआ ये कि जब जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, सिराजुद्दौला पूरा गुस्सा में हो गए। अंग्रेज क्या कर रहे थे, किला बनाना शुरू कर देते। किला का मतलब ये हुआ अपने किले में, अपने जो भी इनका घर वगैरह था, जहाँ भी फैक्ट्री वगैरह था, वहां पर ऊपर में तोप लगाना शुरू कर दिए। अब जो नवाब था, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, जो सिराजुद्दौला जो नवाब था, अब वो देखता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो तुम व्यापार करने आए थे, ये तुम किला क्यों बनाने लगे, किला क्यों लगाने लगे, तोप क्यों रखने लगे। तो अब अंग्रेज बोले कि हम रखेंगे, हम तुमसे क्या, तो बोले ठीक है चलो युद्ध होगा। अब जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो क्या होता है, इधर से जाते हैं सिराजुद्दौला और इधर से मात्र कुछ सैनिक लेकर क्या करता है, इधर से आता है रॉबर्ट क्लाइव। और होता क्या है, दोनों के बीच वॉर होता है। बैटल ऑफ प्लासी हार जाता है कौन, सिराजुद्दौला। फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होता है, यहीं से पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। पूरा रेवेन्यू कलेक्शन किसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अब अंग्रेज जो थे वो बहुत बदमाश थे। ये क्या किए कि जमींदारों को, किसानों को, किसान परेशान हो गए इसके काल में, किसान बहुत परेशान, टैक्स इतना बढ़ा देते थे कि किसान बहुत परेशान हो जाते थे। अब सोचिए हुआ क्या यहाँ से, अब फर्स्ट बिग रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट हो गया। अब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक रीजन की वजह से रिवॉल्ट नहीं हुआ था। ये कई सालों का गुस्सा था जो कि क्या हो गया, एक युद्ध में बदल गया, एक कह सकते हैं कि रिवॉल्ट में बदल गया, ठीक है, विद्रोह में बदल गया। तो ये क्या क्या था, रीजन क्या था। अगर हम बात करें इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें, तो ये था कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज को भी समझ ही लेते हैं। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक बंदूक बनाया, इन्होंने क्या किया, एक बंदूक बनाया, देखिए ये तो रहा बंदूक। इन्होंने ये एक सेम ऐसा क्या किया, बंदूक बनाया। और इस बंदूक में इन्होंने क्या किया कि जो गोली भरा जाता है वो पिग और काऊ के फैट से, पिग और काऊ के फैट से, लेप से वो क्या किया गया, उस गोली को बनाया गया, यानी कि उसको कवर किया गया। जैसे बारिश वगैरह होता था तो क्या होता था, वो पिघल जाता था, वो खराब हो जाता था बारूद, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसके फैट से वो क्या किया, लेप लगाना शुरू किया। अब जब ये बात इंडियन आर्मी को पता चली कि अरे ये तो अंग्रेज बदमाशी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ कि मंगल पांडे साहब जो थे उन्होंने मना कर दिया, यूज करने से मना कर दिया। अब अंग्रेज गुस्सा हो गए, क्यों नहीं करोगे, तब तक मंगल पांडे क्या किए, फायर कर दिया, एक अंग्रेज को मार दिए।
होता यहाँ पे ये है कि यहीं से क्रांति शुरू हो जाती है और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और भी बहुत सारा रीजन था, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। फिर उसके बाद मतलब देखो सिंपल चीज हम बताते हैं, सती प्रथा जो था वो मानते हैं सही चीज था, अंग्रेजों ने रोक लगाया, राजा राम मोहन राय ने भी इसमें योगदान दिया। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संस्कृति थी जो चलते आ रही थी, तो भारतीय लोगों में ये मानसिकता हो गया था कि आप हमारे समाज में, आप हमारे धर्म में कोई चेंजेस न करें तो अच्छा है, समय के साथ इसमें हम चेंजेस खुद कर लेंगे, आप नहीं करिए। तो ये सारे भी रीजंस हैं और भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कह सकते हैं कि भेदभाव करना। उसके बाद बहुत सारे रीजंस थे, सब्सिडरी अलायंस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अगर मान लीजिए कोई राजा है, अगर उसका बेटा अपना खुद का बेटा नहीं होता है, अगर नहीं होता है खुद का बेटा, अगर वो राजा मर जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा का पूरा कह सकते हैं सत्ता है वो किसके हाथ में चला जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। ऐसा ऐसा इन्होंने नियम बनाया था, इसलिए बैटल ऑफ ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। अब जब इस रिवोल्ट हुआ था तो अब सोच रहे होंगे कौन जीता होगा, शायद रानी लक्ष्मीबाई जीते होंगे, नहीं, इस रिवोल्ट में भी अंग्रेजों ने जीत हासिल कर लिया था। अब यहाँ से बात पता चलता है कि इसको लंदन में बैठी रानी को पता चलता है कि अरे यार एक यहाँ से कंपनी गई थी, वहां पर इतना हंगामा कर रही है, इतना रिवोल्ट कर रही है, हटाओ हटाओ कंपनी को हटाओ, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर रूल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ से रानी कहाँ से आ गई। देखो सिंपल चीज समझो, मान लो तुम इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में मान लो राजा है, तुम इंडिया से गए कोई कंपनी, तुम्हारा कोई कंपनी है, मान लो तुम्हारा जूते का फैक्ट्री है, तुम यहाँ से गए किसी अलग कंट्री में और वहां पर जाकर फैक्ट्री वगैरह लगा लिए, धीरे 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 वहां के लोगों को तुम बेवकूफ बनाकर गुलाम बना लिए। अब रूल कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, टैक्स कलेक्ट तुम ही कर रहे हो, सारा रूल रेगुलेशन तुम ही लगा रहे हो, और तुम्हारे रूल रेगुलेशन की वजह से वहां पर रिवोल्ट हो जाता है, तुमसे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बात पता चलता है यहाँ के राजा को, इंडिया के राजा को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलेगा तुरंत हटो कंपनी, हम यहाँ से डायरेक्ट अब रूल करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है, लंदन से अब डायरेक्ट रूल होगा, इंडिया का यहाँ से शासन खत्म हो जाता है। किस रिवोल्ट के बाद इंडिया का जो शासन है, कंपनी का जो शासन है वो खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा 1857 की रिवोल्ट के बाद यहाँ से डायरेक्ट शासन कहाँ से होने लगता है, ब्रिटेन से। अब ध्यान से समझिएगा, अब होता क्या है, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। अब इंडियंस भी ऑर्गेनाइज होने लगे और पढ़े लिखे हो गए, जैसे समझिए। अब अंग्रेजों ने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को ही, मूल लोगों को ही हम क्या करते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ तो एजुकेशन था ही, जैसे मदरसा भी था, गुरुकुल भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो अंग्रेज बोलते थे कि नहीं नहीं ये सब पढ़ाई कोई पढ़ाई है, ऐसा पढ़ाई नहीं, इंग्लिश पढ़ाई पढ़ाना है तुम लोगों को। तो कुछ लोग मना भी किए, कुछ लोगों ने बोला हाँ हाँ ठीक है सही चीज है। तो जो लोग पढ़ लिए, जो लोग पढ़ लिख लिए वैसे इंग्लिश पढ़ाई। तो हुआ ये कि अब अंग्रेज क्या करने लगे, उनको पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिए, सारा चीज कॉलेज वगैरह खुलवा दिए, यूनिवर्सिटी खुलवा दिए। अब हुआ ये कि वो लोग अपना मांग करने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नियम नहीं। पहले क्या होता था कि पहले मान लो कोई नियम आता था और अंग्रेज बोलते थे कि दिस एंड दैट बोलते थे, तो अंग्रेज इंडियंस को समझ में नहीं आता था ये बोल क्या रहा है। लेकिन अब पढ़ लिख लिए, वैसा लैंग्वेज सीख लिए, अब जो भी बोलता था उसका जवाब में लोग क्या करने लगते थे, जवाब देने लगते थे। अब अंग्रेज परेशान हो गए, यार इनको तो हम गलत शिक्षा दे दिए। अब यहाँ से फिर क्या होता है, बंगाल पार्टीशन हो जाता है, डिवाइड एंड रूल, लेकिन पब्लिक भड़क गई। अब क्या होता है कि अब बंगाल के अंदर यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी था। इन्होंने सोचा कि अलग इनको करते हैं, डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। तो पॉलिसी इनका पहले से चला रहा था। अब फिर आए गांधी जी, उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। पहले क्या होता था, रिवोल्ट वगैरह होता था, फिर गांधी जी आते हैं, गांधी जी तलवार नहीं आंदोलन चलेगा। अब गांधी जी बोले कि अब तलवार नहीं, अब क्या चलेगा, अब आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा, अब क्या चलेगा, आंदोलन चलेगा। तो गांधी जी यहाँ से रिवोल्ट कर देते हैं। फिर सत्याग्रह, अहिंसा, जन आंदोलन, यहाँ से बहुत आंदोलन होना शुरू होता है, बहुत सारा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से इंडिया सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि ये क्या कर रहा था, हर फील्ड में जातिवाद, गरीबी, फिर उसके बाद रिलीजियस टेंशन, अंदर भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इंडिया सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं लड़ रहा था, इंडिया के अंदर जातिवाद भी था, गरीबी भी थी, रिलीजियस टेंशन भी था, धर्म के नाम पर भी लड़ाइयाँ होती थी, ये सारी चीज़ें भी थी। जब यहाँ से अंग्रेज जब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, जब बहुत सारा रिवोल्ट वगैरह हुआ, गांधी जी बहुत सारा कह सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू किए, आंदोलन करना शुरू किए, तो यहाँ से हुआ ये कि अंग्रेजों ने बोला ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, हम चले जाएंगे। तो यहाँ से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। सिर्फ लॉयर नहीं थे, सिस्टम को समझने वाले इंसान थे, इन्होंने समझा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है
होता ये है 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। अब 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं और देख सकते हैं रो रहे हैं, फाइनली आज़ादी मिल गई। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। अब हमारा आता है मेन टॉपिक। ये सब बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि। अब क्या असली चैलेंज है? अब असली चैलेंज था, अब सवाल था देश चलेगा कैसे। मान लीजिए अंग्रेज तो चले गए, अब देश चलेगा कैसे। इतनी डाइवर्सिटी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीरी, गरीबी, बेरोजगारी, रोजगारी, बहुत सारे तरह के लोग थे। इतनी डाइवर्सिटी में देश कैसे चलेगा? इंडिया टूट भी सकता है। कुछ लोग सोच रहे थे अगर रूल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं अब क्या होता है। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। मिशन एक ऐसा रूल बुक बनाना जो पूरे इंडिया को जोड़ सके। अब असली काम शुरू हुआ। अब लोगों ने सोचा अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, अब एक ऐसा रूल बुक बनाते हैं जो पूरे इंडियंस को क्या करे, जोड़ कर रखे, कोई इसको अलग न कर सके। अब रूल बुक बनाना शुरू हुआ। चेयरमैन कौन बने? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहे थे, फ्यूचर इंडिया का डिजाइन कर रहे थे। इन्होंने लिखना शुरू किया। हर चीज पर डिबेट होती थी, हर चीज पर लोग डिबेट करते थे, लड़ते नहीं थे, बस ऐसे दिखाया जा रहा है कि लड़ रहे हैं। स्टेट्स पर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, पावर क्या होना चाहिए, राइट्स क्या होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हर चीज पर डिबेट हो रहा था। कभी शांत, कभी फुल गर्म हो जा रहे थे लोग। ये सारी चीजें हो रही थी। फिर बेस्ट आइडियाज ली गई। ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया। कॉपी पेस्ट नहीं था ये सब, ध्यान रखिएगा। इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई किया गया इस चीज को। कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी लिया गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया और कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया। अब देखिए, ये कॉपी पेस्ट नहीं था, इसको बस क्या किया गया, यहाँ से लेकर इसको मॉडिफाई कर लिया गया। ठीक, ध्यान समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी बनाया गया। कितने सालों में बना? 2 साल 11 महीना 18 दिनों में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। भाई ये ओवरनाइट काम नहीं था। क्या लिखा है? पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा था। वो पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा था। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, फाइनली हो गया। सब लोग परेशान थे फाइनली, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया। हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी थी। अब होता क्या यहाँ से? 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। गेम ऑफिशियली चेंज हो गया। पावर अब पब्लिक के पास थी। अब इंडिया किसी किंग से नहीं चलेगा, अब किससे चलेगा? इस किंग से चलेगा। ये जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे अब इंडिया चलेगा। अब होता क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देश की असली पावर लोगों के पास थी। ये इंडिया का सोल है। और ये लाइन सिंपल नहीं है। अब क्या था? जैसे प्रियम्बल जो लिखा गया, उद्देशिका कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तरह इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई थी। और भी तरह तरह की चीजें थी। ध्यान समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हम लोग को दिया गया? राइट टू इक्वालिटी दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, राइट ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया। फिर उसके बाद अब हर इंसान इंपॉर्टेंट था। पहले क्या था? जातिवाद में बटा हुआ था। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लॉ सबके लिए सेम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कहने का मतलब ये सारे हमें राइट्स दिए गए। राइट टू वोट दिया गया। एक राइट और था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी कहा गया। राइट टू प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किया गया। इसमें क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षक है, कौन देख रेख करेगा? तो वो देख रेख करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए सड़क बन रहा था, सड़क के बीचों बीच मान लीजिए किसी का, हाईवे के बीच में किसी का जमीन आ गया। अब वो कहता था हम जमीन अपना देंगे, मेरा पुश्तैनी जमीन हम देना ही नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा? जो टेंडर लिया है वो इस पर केस कर देता है। ये जाता है डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इसका ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, जल्दी वहां से हटो। तो देश के विकास में क्या होता है? रुकावट आ रहा था। जैसे जैसे किसी का जमीन आता था वहां से देश का विकास रुक जाता था। कैसे रुकता था? वो बोलता था जमीन वाला कि तुम साइड से रोड ऐसे बना लो। अब बताओ, हाईवे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस चीज से देश के विकास में क्या होता है? रुकावट आ रही थी। इसे चेंजेस किया गया। इसे चेंज कर करके किया गया कि जितना जो जमीन का मूल्य है उससे आपको क्या दिया जाएगा? उससे ज्यादा आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद होता क्या यहाँ से? फिर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों था? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था? लेकिन देख सकते हैं डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट लैंग्वेज, रूल स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो फिर से आज़ाद हम गुलाम हो जाते। इंडिया टूट भी सकता था, लेकिन एक ही देश डिफरेंट कल्चर, एक ही देश सही है।
आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे इसमें क्या क्या हुआ था। फिर अंबेडकर वांट इंडिया पॉलिटिकल इक्वालिटी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं है। सोसाइटी भी चेंज होनी चाहिए। सिर्फ वोट से अब सब सॉल्व नहीं होता है। सिर्फ मान लीजिए आप वोट दे देते हैं तो सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। आप ध्यान समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ लॉ बुक नहीं, ये हजारों साल के स्ट्रगल का रिजल्ट था। सेक्रीफाइस, यूनिटी ड्रीम, खून, सब कुछ इसमें त्याग दिया गया, तब जाकर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला। द एंड नहीं, द एंड नो। इंडिया की स्टोरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बुक नहीं है, ये क्या है, अब जिम्मेदारी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आई होप आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इस चीज को, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं कि एक तरह का एक रूल बुक है, जिस रूल बुक में लिखा गया कि कैसे देश चलेगा, क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, कैसे क्या किन गलतियों की क्या सजा होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो लिखी गई वहाँ कहाँ लिखा गया, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षक है, जो इसका प्रोटेक्शन करेगा, वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एजुकेशन, या फिर मान लीजिए कल को गवर्नमेंट उठी और कही कि नहीं राइट टू स्पीच नहीं रहेगा, तो तुरंत PIL जारी होगा। लोग यहाँ से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे और जाकर कहेंगे कि देखिए सर, ऐसा ऐसा ये नियम कानून बनाया गया कि राइट टू स्पीच छीना जा रहा है। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तुरंत इस चीज को चेक करेगी फंडामेंटल राइट्स में है कि नहीं है राइट स्पीच। देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है। अब जब राइट टू स्पीच है तो तुरंत क्या करेगी, सरकार को फटकार लगाएगी। तुरंत सरकार क्या करेगा, इस चीज को चेंज करेगा कि जल्दी से इस चीज को चेंज करो। सरकार तुरंत वो नियम क्या करेगी, वापस ले लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हमें ये अलाउ करती है कि अगर मान लीजिए आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, वायलेशन करता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो ये बंदा है, ये डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कब, जब इसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, कोई इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में